हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम वेल्थ ऑफिशियल्स। आज हम लोग उपस्थित हो गए हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द पोएम माय ग्रैंडमदर्स हाउस ना। ये बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और इसके समरी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम पोएटेस जो हमारा कवित्री हैं कमला दास, उनके बारे में जान लेते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Kamala Das, born in March 31st, 1934, poet and short story writer, has earned a respectable place in both English and Malayalam literature. इसका अर्थ है कि कवित्री एवं लघु कथा लेखक कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 में हुआ। उन्होंने अंग्रेजी तथा मलयालम साहित्य दोनों में एक सम्मानजनक स्थान अर्जित किया है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि कमला दास की मृत्यु 2009 में हो गई है। ओके, हर ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। तो उन्होंने एक आत्मकथा लिखा था जिसे 1976 में प्रकाशित किया गया। क्रिएटेड क्वाइट अ स्टिर का मतलब होता है हलचल। तो जब ये पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ, तो काफ़ी जो मार्केट है उसमें हलचल मच गया इस आत्मकथा के आने के बाद। एक्चुअली इसमें कुछ लोगों ने इस आत्मकथा का विरोध किया था। इसके कारण बहुत सारे कारण हैं। कभी आपको समय मिलेगा तो आप पढ़िएगा इसको। इन 1984 में शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी साहित्य के लिए उन्हें नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। हर इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश इंक्लूड समर इन कोलकाता 1963, साइरेंस 1964, द डिसेंडेंट्स 1967, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973, द अनामेटल पोएम्स 1985, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग 1996 एंड यस अल्लाह 2001। ये सभी कमला दास के अंग्रेजी काव्य संस्करणों के नाम हैं जो अलग अलग वर्षों में प्रकाशित किए गए हैं। Kamala Das' poetry is primarily autobiographical, and her theme is love of a lonely heart, love with never-ending passion, lust, greed, and hunger that never satiate. कमला दास की कविताएं प्राथमिक रूप से आत्मकथात्मक हैं तथा उनका विषय है एक अकेले हृदय का प्यार, वह प्यार जिसमें दीवानगी कभी कम नहीं होती तथा लोलुपता यानी लालच व भय कभी नहीं ठहरते। She is known for sexual adventures in her writings. For her, love hardly ever goes beyond sex and lust, which even reaches the point of nausea, and is reborn again and again with new vigor. उनके अनुसार प्यार मुश्किल से कभी शारीरिक सुख से ऊपर पहुंच पाता है तथा काम वासना ऐसी है जो घृणित चरम सीमा तक पहुंच जाती है तथा बार बार नए जोश के साथ उत्पन्न होती है। कमला दास रिवील्स ए कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम। कमला दास पद्य पर अपना नियंत्रणात्मक स्वामित्व तथा लय पर नियंत्रण प्रदर्शित करती हैं। The words are often painted and the rhythm is marvelously, almost feverishly alive. उनके शब्द प्रायः चित्रात्मक होते हैं तथा लय अद्भुत रूप से जीवंत प्रतीत होती है। कवि परिचय से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। उनका जो बर्थ है वो ईयर याद रखना होगा आपको। उसके बाद उनकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश कब हुई ये याद रखना होगा 1976 में। और दूसरा है कि नोबेल प्राइज़ के लिए जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है उसको उनको नामित किया गया था 1984 में, तो ये भी आपको याद रखना है। और इनके कुछ जो इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स हैं जैसे समर इन कोलकाता, साइरेंस, डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, एनामेटल पोएम्स,
ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग एंड यस अल्लाह। तो ये इस तरह के कुछ जो वर्ड्स हैं ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो इन चीज़ों को याद रखना है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये कवि परिचय यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। कुछ इम्पोर्टेंट ग्रुप में डिस्कस करने के लिए बोला गया है कुछ क्वेश्चंस, लगभग 2-3 क्वेश्चन है, चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू एन्जॉय द कंपनी ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स? क्या आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, उनके साथ आपको क्या आप एंजॉय करते हैं? व्हाट डू दे डू फॉर यू? वे आपके लिए क्या करते हैं? विच एक्ट ऑफ देयर्स डू यू लाइक द मोस्ट? उनकी कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत पसंद आती है? ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, डोंट यू थिंक दैट ओल्ड पीपल शुड बी रेस्पेक्टेड? आपको नहीं लगता कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग लोग, उनको उनकी सम्मान करना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बिग सिटीज़ लैक ह्यूमन वार्मथ एंड लव, डू यू अग्री? यानी जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर इंसान को दूसरे इंसान से उतना प्रेम नहीं होता, उतना जो है लगाव नहीं होता। क्या इस बात से आप अग्री करते हैं? जी जी बिल्कुल, क्योंकि सब अपने अपने जीवन में सब व्यस्त रहते हैं, वहाँ किसी से किसी को लेना देना नहीं होता है जो बड़े शहर हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ पर इन चीज़ों की जो वार्मथ है, लव है, इसकी काफ़ी कमी देखने को मिलती है। इस बात से बिल्कुल अग्री करेंगे आप लोग कि शहरों में अपनापन बहुत कम देखने को मिलता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर पोएम माय ग्रैंडमदर्स हाउस, यानी मेरी दादी का घर। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। लेट्स स्टार्ट। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वुमन डाइड, द हाउस withdrew into silence, snakes moved among books I was then too young to read, and my blood turned cold like the moon. How often I think of going there to peer through blind eyes of windows, or just listen to the frozen air, or in the wild despair pick an armful of darkness to bring it here to lie. Behind my bedroom's doors, like a brooding dog, you cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud and loved? I, who have lost my way and beg now at strangers' doors to receive love, at least in small change. There is a house now far away where once, यहाँ पर फार अवे का मतलब होता है बहुत दूर, है ना, और वंस मतलब कभी, किसी समय। तो यहाँ पर कहते हैं देयर इज़ ए हाउस, देयर इज़ ए हाउस मतलब एक घर हुआ करता था, है ना, बहुत दूर किसी समय। अब इस पूरे लाइन का मीनिंग है कि कवित्री कहती हैं कि एक घर है जो अब उनसे बहुत दूर है, वह कभी वहाँ रहा करती होंगी। यहाँ पर जो इस लाइन का भावार्थ है कि यह घर केवल एक भवन नहीं है, बल्कि उनके बचपन, प्रेम, सुरक्षा और सुखद यादों का प्रतीक है। अब वह समय हमेशा के लिए बीत चुका है। सेकेंड लाइन है, आई रिसीव्ड लव, दैट वुमन डाइड, यानी यहाँ कही जा रही है कि उन्हें उस घर में प्रेम मिला। रिसीव्ड लव यानी प्रेम मिला, किन से? दादी से, यानी जिनसे भी प्रेम मिला, बाद में वो जो महिला थी वो उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। आई रिसीव लव दैट वुमन डाइड, जिस महिला से मुझे उस घर में प्रेम मिला, है ना, यहाँ पर वो महिला उनकी दादी है ना, तो उन्हें उस घर में अपनी दादी से अपार प्रेम मिला, बाद में उनकी दादी का निधन हो गया। तो यहाँ पर इसका भावार्थ है कि दादी की मृत्यु के साथ ही कवित्री के जीवन से निस्वार्थ प्रेम और स्नेह जो है वो समाप्त हो गया। द हाउस withdrew into silence, snakes moved, यहाँ पर वो जो घर था, जब इस महिला यानी उनकी दादी की मृत्यु हो गई तो वो घर पूर्ण रूप से शांत हो गया, है ना, अब उसमें सांप रहने लगे। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य है कि घर की खामोशी अकेलापन और उपेक्षा का प्रतीक है। सांप उजड़ेपन, भय और विनाश का संकेत देते हैं।
तो दादी की मृत्यु के बाद घर बिल्कुल शांत हो गया और उसमें सांप रहने लगे। Among books I was then too young to read. सांप जो है किताबों के बीच घूमते थे। आई वॉज देन टू यंग यानी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी उस समय। कवयित्री इतनी छोटी थी कि किताबें पढ़ नहीं सकती थी, है ना। टू यंग टू रीड यानी इतनी छोटी थी कि वो किताब पढ़ नहीं सकती थी। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। यहाँ पर कही गई है कि जो वो इतनी छोटी थी कि पढ़ नहीं सकती थी और भय से उनका जो खून है वो ठंडा पड़ गया। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि माई ब्लड, मेरा जो खून है, रक्त है, वो इतना ठंडा हो गया जैसे चांद की तरह। तो यहाँ पर दादी की मृत्यु के बाद उनके मन में गहरा दुख, भय और खालीपन भर गया था। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू peer थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। यहाँ पियर थ्रू का मतलब होता है झांक कर देखना, है ना। और ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज यानी वो जो खिड़कियां हैं उनमें से वो घूर कर देखना चाहती थी उन जो ब्लाइंड मतलब अंधापन, है ना, जो अंधी आंखें हैं, है ना, नहीं देख पाने वाली आंखें, तो उन खिड़कियों से वो घूर कर देखना चाहती हैं। यहाँ पर वह अक्सर उस पुराने घर में वापस जाने के बारे में सोचती हैं। इसका भावार्थ है कि वह अपने बचपन और दादी के प्रेम को फिर से महसूस करना चाहती हैं। ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर कहने का मतलब है कि वह घर की बंद खिड़कियों से झांकना या वहां की खामोशी को सुनना चाहती हैं। यहाँ इसका भावार्थ है कि खिड़कियां निर्जीव और सूने घर का प्रतीक है जिसमें अब जीवन नहीं बचा है। टू द फ्रोजन एयर और इन वाइल्ड डिस्पेयर, यहाँ इसका अर्थ है वह उस ठंडी और जमी हुई हवा को महसूस करना चाहती है, चाहे वो अत्यंत दुखी ही क्यों ना हो। यहाँ जो फ्रोजन एयर शब्द आया है, फ्रोजन एयर यानी ठंडी जमी हुई हवा, है ना। और यहाँ पर वाइल्ड डिस्पेयर, यहाँ इसका मतलब होता है अत्यंत दुखी, है ना, या निराशा। इसका भावार्थ है कि जमी हुई हवा उनके जीवन की भावनात्मकता को शून्यता और अकेलेपन का प्रतीक है ना। पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर। यहाँ पर पिक मतलब होता है उठाना, आर्मफुल मतलब मुट्ठी भर, और डार्कनेस मतलब अंधेरा, है ना। तो यहाँ पर वो कहना चाह रही हैं, इसका लिटरल मीनिंग है कि वह उस घर का अंधेरा अपनी बाहों में भरकर अपने साथ लाना चाहती हैं। यहाँ इसका भावार्थ है कि अंधेरा उनकी यादों, दुख और अकेलेपन का प्रतीक है जिन्हें वह आज भी अपने भीतर संजोए हुए हैं। टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। वह चाहती हैं कि वह अंधेरा उनके शयन कक्ष यानी बेडरूम के अंदर दरवाजे के पीछे एक शांत बैठे कुत्ते की तरह पड़ा रहे। यहाँ इस पंक्ति का भावार्थ है कि उनकी जो यादें हैं, उनकी दादी की जो दुखद यादें हैं, वो हमेशा उनके साथ रहें और उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी कभी भी, है ना। वो उनकी दादी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए दादी की जो यादें हैं उनका पीछा कभी छोड़ने वाली नहीं है। यू कैनॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस। यहाँ पर हमारी जो कवयित्री हैं वो अपने किसी प्रिय व्यक्ति से कहती हैं कि यू कैनॉट बिलीव यानी तुम विश्वास नहीं कर पाओगे, है ना। कवयित्री कह रही हैं कि उनकी भावनाओं को समझ नहीं सकता, है ना। यू कैनॉट बिलीव यहाँ पर इसका भावार्थ है कि दादी जैसा सच्चा और निस्वार्थ प्रेम उन्हें अब किसी से नहीं मिलेगा। कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, है ना। इसका अर्थ है कि क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि मैं कभी ऐसे घर में रहती थी जहां मुझे इतना प्रेम मिला। इसका भावार्थ है कि कवित्री अपने सुखद अतीत और दुखद वर्तमान की तुलना कर रही होती हैं। Was proud and loved I who have lost। वह कभी गर्व और प्रेम से भरा जीवन जीती थीं, लेकिन अब सब कुछ खो चुकी हैं। इसका भावार्थ है कि उन्होंने अपना भावनात्मक सहारा और सच्चा प्रेम खो दिया है। My way and beg now at strangers' doors to receive love at least in small change।
माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स, इसका जो मीनिंग है वह कि अब वह अजनबियों के दरवाजे पर प्रेम पाने के लिए भिखारी की तरह भटकती हैं। इसका भावार्थ है कि वह अपने जीवन में सच्चे प्रेम और अपनापन की तलाश कर रही हैं। रिसीव लव एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, इसका भावार्थ है कि कम से कम थोड़ा सा प्रेम तो मिल जाए, है ना। इसलिए वो अजनबियों के दरवाजे पर भिखारियों की तरह भटक रही हैं। इसका भावार्थ है कि दादी के निस्वार्थ प्रेम को खोने के बाद अब वह थोड़े से स्नेह के लिए भी तरस रही हैं। जो प्रेम उनको दादी से मिला वो शायद अब किसी से नहीं मिल पा रहा। ओके, तो पोएम का जो लाइन बाय लाइन मीनिंग है ये तो हम समझ गए हैं। एक बार हम इसका सेंट्रल थीम आपको बता देते हैं। यह कविता बचपन की मधुर यादों, अकेलापन, निस्वार्थ प्रेम की हानि तथा अपनी दादी के घर के स्नेह, अपनापन और सुरक्षा भरे वातावरण में लौटने की कवयित्री की गहरी इच्छा को व्यक्त करती है। यह कविता बचपन के सुखद और प्रेमपूर्ण जीवन तथा व्यस्क जीवन की भावनात्मक रिक्तता मतलब खालीपन और अकेलेपन के बीच स्पष्ट अंतर प्रस्तुत करती है। आशा है आप सभी को यह पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप निश्चित हमें कमेंट कर सकते हैं। वहाँ से मैं प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।